वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। सच्चाई ये है कि जो गंभीर विषय पे आपने चर्चा शुरू की है उसमें बहुत हल्की बातें उठा के और केवल अपना राजनीतिक हित साधने के लिए गलत तर्क दिए जा रहे हैं। ये कहना कि पहले गैस के लिए लाइन लगती थी अब नहीं लगती है, दुनिया रोजाना बदल रही है, सुविधाएं रोजाना बढ़ रही हैं। पहले कितने मोबाइल होते थे? वाजपेयी जी के टाइम में कितने मोबाइल होते थे देश में? वाजपेयी जी के टाइम में बहुत इनकमिंग फ्री बड़े हुई लोगों थी। के पास मोबाइल होता था। आज हर रिक्शा वाले के हाथ में दो मोबाइल हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है। इसी तरह गैस का उत्पादन बढ़ रहा है। ये विषय ही नहीं है कि आज बढ़ रहा है। कोई गैस का भंडार नहीं आया पहले पिछले आप 25-30 साल में देश में पहले आप किसी एक दो ट्रेन में, वीआईपी ट्रेन में एक दो कोच एसी होता था, वरना सारी ट्रेन नॉन एसी होती थी। आज पूरी की पूरी ट्रेन एसी चल रही है। बोलिए, सारा क्रेडिट ले जाएंगे। ये प्रशंसा कर रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का? साधु साधु बहुत अच्छा। ये प्रशंसा कर रहे हैं या बड़ाई कर रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दुनिया बदल रही है, इसलिए सुविधाएं बढ़ रही हैं। यू आर ए गुड क्वेश्चन। अब आप ये तर्क दे रहे हैं कि हमारी वजह से हो रहा है, ये तो दुनिया के साथ हो रहा है। समस्या ये है कि जो आपके बगल में पाकिस्तान में क्यों नहीं हो गया, गंभीरता से जो बांग्लादेश में क्यों नहीं हो गया? मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि गैस को लेकर, तेल को लेकर पैनिक फैलाया जाए, ये अफवाहें उड़ाई जाए। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, ताली बजनी चाहिए। किसी को भंडारण नहीं करना चाहिए, किसी को जमाखोरी नहीं करनी चाहिए, ब्लैकमेलिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारी सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों में विश्वास बना रहे कि हमारे पास और जमाखोरी ना हो, वो भी रोकना इनकी जिम्मेदारी। कांग्रेस के एक सांसद ओपनली बोले हैं जितना हो सके एलपीजी सिलेंडर खरीद के रख लो, आगे समस्या आ सकती है। पहली जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार विपक्ष को विश्वास में ले। और कर्नाटक में तो मारपीट हो गई, आपकी वजह से हो रही है, कर्नाटक क्योंकि आपने पैनिक फैला दिया। कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता गैस पार्टी की खत्म होने थोड़ी जा रही सरकार है। है। जो अभी जो वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं बार बार कि हमने 30 दिन की अनुमति दे दी है रसिया से तेल खरीदने के लिए। जब रसिया अगर हमारा पुराना मित्र है, रसिया के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, आप भी अभी खुद कह रहे थे कि सबसे अच्छा व्यापार हमारा रहा है, तो हम अमेरिका के दबाव में क्यों आ रहे थे कि हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे? और हमने तेल खरीदना बंद कर दिया था, धीरे धीरे कम कर रहे थे। तो अब जब संकट आया है, अब रसिया ने भी मुंह मोड़ लिया। वरना जो आज संकट है देश में, खास तौर से जो रसोई गैस का संकट हो रहा है, ये ना होता अगर हमने इस तरह की, हमें जो है, मैं आखिर में दिनकर जी की वो पंक्ति बोल के कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। लिखेगा तटस्थ रहना कूटनीति में कभी ठीक नहीं होता। आप सोचिए, आज ये कह रहे हैं तेल के लिए, उस समय हम रशिया से तेल ले रहे थे, उसके बाद कह रहे थे रशिया के खिलाफ स्टैंड लीजिए। यानी जहां से भारत के आज भी 60% डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे रशियन ओरिजिन के हैं, वो और तेल की सप्लाई दोनों के खिलाफ भारत को लड़वा दो। अब आइए दूसरी चीज आपको बताता हूं, अमेरिका के खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब आप ये बताइए, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है दुनिया में इस समय? सबसे ज्यादा व्यापार जिस देश से होता है अमेरिका, अमेरिका से लड़ा दो। अब इजराइल और गाजा में लड़ाई हो रही है। भारत में डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस में, उन इंस्ट्रूमेंट्स में भारत का सबसे बड़ा मददगार देश कौन? इजराइल। इजराइल से लड़वा दो। यानी इनका उद्देश्य यह है कि जहां जहां से भारत की स्ट्रेंथ होती हो, उन सारी जगहों से भारत की लड़ाई करवा दी जाए। आप सोचिए कि यह बचकानापन नहीं है, यह शातिरानापन है। अभी पता चल जाए। सुधांशु त्रिवेदी जी ने शुरू में ही वैदेशिक कूटनीति को लेकर विपक्ष की आलोचना की और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी आलोचना की। मैं एक तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वैदेशिक कूटनीति टीवी डिबेट्स में तय नहीं होती है, वो बंद कमरों में बैठ के ऑफिसों के अंदर तय होती है। उसमें सरकार कुछ करती नज़र आ नहीं रही है। माननीय मोदी जी ने क्या विपक्ष के साथ कोई मीटिंग रखी है? सबके सुझाव लिए हैं, जो विदेश के विशेषज्ञ हैं, जो वैदेशिक नीति के विशेषज्ञ हैं, युद्ध के विशेषज्ञ हैं। इस तरह जब संकट होता है तो हमारी सरकार एकदम किंकृतव्य विमूढ़ नज़र आती है, जब कुछ करने की स्थिति में नज़र नहीं आती है। एक तो हमारा सवाल ये है। दूसरे, जो आपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, गुटनिरपेक्ष भी अपने आप में एक गुट था, उसमें हम अलग नहीं हो गए थे। 100 से ज़्यादा देशों को जोड़ा था नेहरू जी ने उस गुट में, और वो एक भारत की ताकत बनी थी। भारत उनका अगुवा था, भारत उनका नेतृत्व करता था। भारत की एक वैश्विक कूटनीति में एक मजबूत आवाज़ थी। आज हम इतने कमज़ोर नज़र आ रहे हैं कि और तो धमकी छोड़ दीजिए आप, ईरान पे हमला हुआ, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, रशिया और यूक्रेन का युद्ध, उनमें बोलना तो छोड़ दीजिए, हमारा बार बार अपमान किया जा रहा है, उसमें हमारी सरकार नहीं बोल रही। बात तो सही है। जब हम उसके साथ ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो ट्रंप घोषणा करते हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया है, बार बार घोषणा करते हैं,
और इतने अपमानजनक शब्दों में करते हैं कि मैंने दोनों को धमकाया, मैंने भारत को धमकाया कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा अगर तुमने सीज फायर नहीं किया। और हमारी सरकार एक शब्द नहीं बोलती कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये कौन होते हैं हमारा सीज फायर कराने वाले? फिर एक हमारी ट्रेड डील होती है अमेरिका के साथ, उसकी घोषणा भी अमेरिका से की जाती है, सोशल मीडिया के द्वारा की जाती है, हमारे विदेश मंत्री को पता तक नहीं होता। फिर वहाँ के जो कृषि सचिव हैं वो एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हैं कि आज अमेरिका के किसानों में खुशी मनाई जा रही है, ट्रंप ने 142 करोड़ भारतीयों का बाजार अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया है। और बीजेपी के प्रवक्ता हर डिबेट में कहते रहते हैं नहीं कृषि उत्पादों पे कोई डील नहीं हुई, कृषि उत्पादों पे कोई डील नहीं कहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले हफ्ते में हर खाड़ी के देश से, मतलब यूएई से लेकर बहरीन, कतर, सबसे जाके उनके अध्यक्षों से बात की। कल ही ईरान के राष्ट्रपति से बात की, विदेश मंत्री जी ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, और यह भी बात आई है कि भारत के जहाजों को ईरान अटैक नहीं करेगा। ईरान ने मदद मांगी तो उनका एक जहाज चला गया यहां से और उसको इंटरनेशनल वाटर में जाते ही मार दिया गया। दूसरे जहाज ने यहां पे मदद मांगी कि हमको शरण दे दी जाए, तो कोच्चि में उनको दे रखा, उनके 250-300 आदमी साथ हैं। भारत पूरी तरीके से अपने हित को ध्यान में रखकर विश्व में एक संतुलन बनाते हुए आगे चल रहा है। इनकी जो थी वो पॉलिसी क्या थी? गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइन, किसी के साथ मत रहो। हमारी पॉलिसी नॉन अलाइन नहीं है, हमारी पॉलिसी है ऑल अलाइन, यानी सब हमारे साथ आकर रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुत गंभीरता के साथ, सजगता के साथ, सतर्कता के साथ चल रहे हैं, क्योंकि विरोधी परिस्थितियों में काम करने की जो क्षमता और दक्षता मोदी जी के पास है। तो मैं सिर्फ इसमें एक लाइन कहूंगा कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। अमेरिका से हम लड़ाई लगवाना चाहते हैं। अरे भाई, पूरा देश और पूरा विश्व जान रहा है अमेरिका से आप लड़ने की स्थिति में कहाँ हैं। आप तो सरेंडर हैं। यदि आपको लड़ने की ही स्थिति होती तो ट्रेड डील में आप क्लियर होते। आप एक तरफा अंतरिम जो एग्रीमेंट हुआ है वो आप करते ही नहीं, क्योंकि देश के आम लोगों के विरुद्ध है। सच्चाई ये है कि आप अमेरिका से लड़ नहीं सकते, क्योंकि एपस्टीन फाइल कहीं ना कहीं आपके लिए बाधक है। ये सच्चाई है, पूरा विश्व देख रहा है। और ये लड़ाई ही एपस्टीन फाइल वालों बनाम रूल ऑफ लॉ जो विश्व में चलना चाहिए, कैसी व्यवस्था विश्व में होनी चाहिए, उसके बीच लड़ाई चल रही है। तो आप किसके साथ है पूरा विश्व जानता है। आपने बात रखी कि हम रसा से भी लड़ाना चाहते थे, या हम चाहते थे कि रसा के बदले आप यूक्रेन का मदद करें। और आप जो है विपक्ष ने ये कहा था आपको, तो दिक्कत हुई। पता है कि विपक्ष जब कहता है तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन जब अमेरिका का चाचा ट्रंप इनको कहता है तो इनको वो बात मान लेते हैं। ये रसा से तेल लेने की बात आई, हाँ ले लो, नहीं लेने की बात आई, नहीं लो, 30 दिन के लिए लेना है, हाँ 30 दिन के लिए आप ले लो। ये सबने देख लिया। अरे हाँ भाई हाँ, कि जब वो छूट देता है तब इनको, उसके बाद में इनको उसके मूल पर जाने की बात आती है। फिलिस्तीन की एक झूठी यहां पे प्रचार की गई, 2 नेशन थ्योरी की बात आई। 89 देशों ने अभी कुछ ही दिन पहले सिग्नेचर किया है फिलिस्तीन के 2 नेशन थ्योरी के सिद्धांत को, कि 2 राष्ट्र वहां होना चाहिए। और भारत ने भी भाई साहब साइन किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की अनुमति से ही हुआ होगा साइन। तो 2 नेशन थ्योरी का जो यहाँ पे भ्रम कुछ तीसरे अंकल में ही देना चाह रहे थे, कह रहा है कि भारतीय समाधान निकालेगा। नहीं, आपने कुछ उस पे और बात कही। अब न्यूट्रलिटी की बात, अब इन्होंने न्यूट्रलिटी की बात कही, और थोड़ा युद्ध पे भी आ जाएगा। न्यूट्रलिटी और साइलेंस में, दोनों में अंतर होता है। एक न्यूट्रलिटी तटस्थता, न्याय के साथ साथ देने की न्यूट्रलिटी भारत की सदैव रही। 1953 में कोरियन क्राइसिस थी, नेहरू जी थे, उन्होंने विश्व में अपनी एक ताकत दिखाई और उस क्राइसिस को सॉल्व करने में न्यूट्रलिटी का ही प्रयोग किया। गुटनिरपेक्ष देशों का नेता हम शीत युद्ध के दौरान बने रहे। अभी जब विश्व में शीत युद्ध समाप्त हुआ है, आज भी भारत की पहचान तटस्थता के साथ, न्याय व्यवस्था के साथ खड़ी होती है, चुप्पी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने एक नई ज्ञान दिया है विश्व को, एक नया डिप्लोमेसी उन्होंने लाया है। जानते हैं क्या है वो सष्टांग डिप्लोमेसी है, दंडवत डिप्लोमेसी है। दंडवत हो जा रहे हैं। डिप्लोमेसी याद कीजिए, हमारे देश ने डिप्लोमेसी का हम शुरुआत किए थे, चाणक्य डिप्लोमेसी के जनक माने जाते हैं। और चाणक्य ने क्या कहा था? दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन नहीं,
दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और दोस्त का दोस्त क्या होता है? दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है। पर यहां पे एक नया दौर इन्होंने शुरू किया। दुश्मन जो है, हमारा दोस्त का जो दुश्मन है वो आपके दोस्त का जो दुश्मन है, मोदी जी उसको दोस्त बना रहे हैं। दुश्मन के दोस्त को अपना दोस्त बनाइएगा, और ईरान के बाद आप जाइएगा और ईरान से कहिएगा कि हमारे तेल सिक्योरिटी के लिए हरमुज जो समुद्री मार्ग है उसको खोल दो। कैसे खोल देगा? अभी क्या हाल है सबको पता है। लगभग 800 लोग हमारे जो है उस हरमुज के पास में, हमारे लोग, और 24 + 3, हालांकि सरकार अभी गलत की, 4 था 3 है। अच्छा, 3 हमारे जो वहां पे टैंकर अभी रुके हुए हैं। एक टैंकर आया है, 2 दिन से खूब बड़ी बड़ी यहां पे चर्चाएं हो रही है, मीडिया भी एक से एक बातें कर रही है। जानते हैं कितना दुख हमको है? दुख इस बात का है कि लाइबेरिया का झंडा, लाइबेरिया देश आपने सुना है? किसी ने नहीं सुना होगा। लाइबेरिया कौन सा देश है? भारत को लाइबेरिया के देश के झंडे के तले लाना पड़े हमें अपना टैंकर, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। भारत क्या इतना छोटा हो गया? मोदी जी, आप चुप्पी डिप्लोमेसी में और ढुलमुल डिप्लोमेसी में और बिना पेंदी का लोटा बना करके देश को क्या कर दिया कि हमें जो है लाइब्रेरिया से लाना पड़े उसके झंडे तले। हमारा भारत का झंडा आएगा। भारत की ये पहचान है। ये भारत स्कूल ऑफ थॉट से आ रहा है क्या? दौर पे रहा है, और डिप्लोमेसी उसी रूप में चलनी चाहिए थी जो फेल हो गई है मोदी जी की। आप जितना थेथराई कर ले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरा सवाल विपक्ष से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी बीच में एलपीजी गैस सिलेंडर का भी मुद्दा छिड़ा, तो अगर आप लोग सत्ता में होते तो आप लोग ऐसा क्या करते कि इतने बड़े वॉर के बीच में गैस सिलेंडर्स के प्राइसेस हाइक होते ही? बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि एलपीजी का जो प्रॉब्लम है, सही पूछिए तो आज ही अभी सरकार की कुप्रबंधन का प्रॉब्लम है, प्रामाणिकता का प्रॉब्लम है। किल्लत सिलेंडर का नहीं है, समस्या सिलेंडर से नहीं है, समस्या सिलेंडर से है। जो सरेंडर हो रहा है ना, यदि आपको सब ठीक था तो आप 60 रुपए क्यों बढ़ा दिए? अभी इससे एक मैसेज गया मार्केट में, फिर आपने 21 दिन को 25 दिन में कर दिया। इससे भी कहीं ना कहीं एक लोगों में हड़बड़ी पैदा हुई है। और जो बच्ची किसी ने कहा है यहाँ की कितने दिन का स्टोरेज है, एलपीजी का स्टोरेज भारत सरकार का अधिकृत बयान है, और अधिकृत उनका है 3 सप्ताह का ही हमारे पास स्टोरेज का सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि आप, हाँ तेल का है, लेकिन एलपीजी गैस का जो है वो 3 सप्ताह आपका स्टोरेज है। अच्छा, लेकिन वो आएगा। फिर हम डेवलप करेंगे। बच्ची का कि आप रहते तो क्या करते? नहीं, एकदम हम रहते तो ये युद्ध जब शुरुआत हुई थी तो हम अपना एगो मेडल लेने के चक्कर में जाके पीठ थपथपा के और ईरान के साथ दुश्मनी बेवजह नहीं ले लेते। मिल गया। जैसे सुधांशु जी ने कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो बेगानी जंग में गैर मुल्ला दीवाना, तो ये सिर्फ भारत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है या फिर सच में कोई सीधा खतरा है इससे? ये दुनिया के लिए खतरा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। चलिए, आपने विश्व आर्थिक संकट की बात की थी 71 के आसपास में। 71 की वैश्विक परिदृश्य और आज के वैश्विक परिदृश्य में जब आप डिफरेंस देखेंगे, इसको एक रिसर्च का भी मुद्दा है, और उस समय भारत की क्या कंडीशन थी और भारत किस तरह, किस निरपेक्ष होने के साथ साथ कैसे हम अमेरिका से भी लड़ रहे थे बांग्लादेश के क्राइसिस को लेकर के। और उस स्थिति में भी परमाणु पनडुब्बी वो लाया, फिर भी इंदिरा गांधी नहीं झुकी, कभी सरेंडर नहीं की। आज सरेंडर बिना कुछ किए कर जा रहे हैं। ये जोड़ देना है। जो इन्होंने बोला, एक टेक्निकल पॉइंट क्लियर कर दूं, जो इन्होंने कहा 3 हफ्ते से ज्यादा एलपीजी का भंडार नहीं, उसका कारण है क्योंकि एलपीजी गैस होती है, वो लीक होती है। अगर आपके घर में भी 6 महीना सिलेंडर रखा रह जाए तो आधा हो जाता है, इसलिए उसका 2-3 हफ्ते से ज्यादा स्टोरेज नहीं रखा जा सकता, इसलिए क्रूड ऑयल का। तो जो ये कह रहे हैं कि नहीं रखा, ये होते तो ये 6 महीना पहले से रख लेते, हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन गैस बना के उसके अंदर कर देते। बात करने, अरे भाई गटर से गैस बनाने वाले फेरी वाले लोग नहीं है, गैस पे आ गए। हम उस पर नहीं है ना, वो फेरी नहीं है हमको। हम कह रहे हैं, हमने कहा ही नहीं ये बात। हमने किसी बच्चे ने कहा 60 दिन का है, 60 दिन का नहीं है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? बिना क्राइसिस के भी उस समय लाइन पे लगना पड़ता था। आपका आज बहुत बड़ा क्राइसिस है, उसके बावजूद भाई साहब काफी कुछ प्रबंधन अच्छा है। 2010 2000 के बाद से 2000 के बाद से ये क्राइसिस नहीं है, क्योंकि उसके लिए सरकार आई है। वाजपेयी जी की भी सरकार थी और 10 साल मनमोहन सिंह जी की भी सरकार थी। तो आपके जन्म 2014 के बाद नहीं हुए, ये मैं मानकर चल रहा हूं। पहले सिलेंडर के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। अरे भाई क्या 2000 के बाद 2000 के बाद पहले लाइन में लगना पड़ता था। मैं खुद स्कूटर में रख के कई बार सिलेंडर लाया हूं। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी,
गल्फ देशों के साथ हमने संबंध जवाब बनाए, दीजिए इसका। कतर से लेकर के और ओमान तक और कह रहे हैं बहरीन आप तक, पूरे देश जिसका को नतीजा कोई है कि आज मौका हम है लाइन में यहाँ लगा सेफ देते हैं। हैं जो लोग मेरी आज उम्र लाइन के में लगा होंगे हुआ है। या मेरे से अधिक उम्र के होंगे उनको याद होगा अटल जी की सरकार से पहले युद्ध हो ना युद्ध हो 3-3 4-4 महीने ऐसे रहता था, लाइन लग के लाना पड़ता था। मैं खुद स्कूटर पर रख के कई बार वो लेके आया हूं, वो एक अलग बात है। मगर आज अंतर जानते क्या है? पता नहीं। आपकी सरकार आने से पहले कितने गैस सिलेंडर थे देश में? 11 करोड़। आज है 36 करोड़। 16 करोड़ बहनों को आज प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर उपलब्ध तो कराया। सोचिए, आपके जमाने से 3.5 गुना गैस सिलेंडर होकर भी आज मैं आपसे कहता हूं, आज गैस सिलेंडर इस युद्ध में कितनी कीमत है? 913 रुपए का। और जाके चेक करिए, जनवरी 2014 1241 रुपए, 1241 रुपीज ओपन मार्केट में था। उस समय न लड़ाई हो रही थी, कुछ हो रहा था। ये दर्शाता है कि इनके प्रबंधन और हमारे प्रबंधन, जबकि देश में कुल 11 करोड़ सिलेंडर थे, सब्सिडी के सिलेंडर अलग दे रहे थे, तब भी ओपन मार्केट सब्सिडी सिलेंडर 400 रुपए का मिल रहा था, ओपन मार्केट में 1241 रुपए का मिल रहा था। आज युद्ध के बाद भी वहां तक स्थिति नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? नहीं।